और आज अपन पढ़ेंगे सल्तनतकालीन जो संस्कृति है उसमें से इतिहास के संबंधित जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, प्रश्न बनते हैं आने वाले एग्जामों में, उनके संबंध में वीडियो रहेगा। तो लीजिए अपन स्टार्ट करते हैं। प्रशासन के संबंध में क्या था, दिल्ली सुल्तानों ने अपनी शक्ति के अनुसार कैसी शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। तो दिल्ली सुल्तानों ने उस समय जो शासन व्यवस्था स्थापित की थी वो छत्रछाया थी और निरंकुश शासन व्यवस्था थी। उसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है, दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय शासन का प्रधान कौन होता था। जब दिल्ली सल्तनत के समय उसमें केंद्रीय प्रधान होता था वो सुल्तान होता था, इसे राजा भी कहते थे। मतलब जो मुस्लिम होता था उसको सुल्तान कहते थे और जो हिंदू धर्म के राजा होता था उसको, हिंदू में होता था वो शासक होता था उसको राजा कहते थे। उसके बाद दिल्ली सुल्तानों की राज्य सत्ता का मूल स्रोत क्या था। दिल्ली सुल्तान थे, उनके जो राज्य सत्ता का जो मूल स्रोत था वो सैन्य शक्ति थी। चौथा प्रश्न बनेगा, सल्तनतकालीन के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे। जो सुल्तान थे, अमीर थे, वो तुर्क वंश से, कौन से वंश थे, तुर्क वर्ग से आते थे। उसके बाद सल्तनतकालीन प्रशासन में 4 प्रमुख मंत्री कौन थे जिनके ऊपर सल्तनत का पूर्ण प्रशासनिक ढांचा टिका हुआ था। तो 4 कौन कौन से मंत्री थे। पहले थे दीवान ए विजारत, दूसरा था दीवान ए अर्ज, तीसरा था दीवान ए इंसा, चौथा था दीवान ए रसालत। ये प्रमुख 4 मंत्री होते थे, उनके ऊपर पूरा जो प्रशासनिक ढांचा होता था वो उसके ऊपर टिका हुआ होता था। उसके बाद आगे प्रश्न बनता है, सल्तनत की केंद्रीय सरकार में कौन अधिकारी सबसे बड़ा ओहदा रखता था। मतलब जो सल्तनत काल में जो केंद्रीय अधिकारी का सबसे जो ऊपर, जैसे राजस्थान में जैसे देखें मुख्य सचिव होता था, उस समय जो अधिकारी कौन होता था, ओहदा कौन रखता था, तो नायब ए मुल्क था। कौन था, सबसे जो बड़ा अधिकारी था उस समय नायब ए मुल्क था। उसके बाद सल्तनत काल में राज्य का प्रधानमंत्री क्या कहलाता था। तो सल्तनत काल में राज्य का जो प्रधानमंत्री होता था उसे वजीर कहते थे। प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था, वजीर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में आगे प्रश्न है, किस इतिहासकार ने लिखा है कि एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजस्व व्यर्थ है। इतिहासकार कहते हैं कि अगर राज्य में बुद्धिमान वजीर नहीं है तो राज्य का व्यवस्था है, राज्य को प्रशासनिक ढांचा है, बिल्कुल व्यर्थ है। ये तो विदेशी यात्री था बर्नी ने इसके संबंध में कहा था। उसके बाद वजीर का जो कार्यालय क्या कहलाता था। जो वजीर का जो कार्यालय ऑफिस था उसे दीवान ए वजारत कहते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको नोट डाउन करें। उसके बाद दिल्ली सुल्तानत के राज परिवार के प्रमुख अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था। दिल्ली सुल्तान थे, उनके प्रमुख राज अधिकारी था, उस अधिकारी को वकील ए दर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों में से किसने दिल्ली सल्तनत की शाही संरचना के 3 प्रमुख अंगों जैसे एकता, सेना, मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित ढंग से किया था। मतलब सल्तनत काल की जो शाही संरचना थी उसमें 3 प्रमुख जो अंग थे उनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से मतलब व्यवस्थित किया था। वो कौन था शासक, तो वो शासक था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, वो शासक था। उसके बाद में तुर्कान ए चैलगानी का गठन किसने किया था। तो तुर्कान ए चैलगानी का जो गठन किया था वो किया था इल्तुतमिश ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। किसने सुल्तान इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री का कार्यान्वयन किया था। मतलब शासक जो इल्तुतमिश था उस समय प्रधानमंत्री का जो कार्य था वो किसने निर्वहन किया था, तो उसका नाम था निजामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी, उसने ये कार्य संभाला था। उसके बाद निजामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर था, मतलब किसका प्रधानमंत्री था, तो ये इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री था। ऐसे घुमा फिरा के प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना आपको। चैलगानी की गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश के समय वजीर कौन था, तो कौन था, मोहम्मद जुनैदी। उसके बाद मोहम्मद जुनैदी किसका वजीर था, तो इल्तुतमिश का था। ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम घुमा फिरा के दे सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सल्तनत काल में किसे रावत ए अर्ज की पदवी दी गई थी।
रावत ए अर्ज की पदवी होती थी, उपाधि होती थी, वो किसको दी थी? वो दी थी इमादुल मुल्क को दी थी, इमादुल मुल्क को दी थी। उसके बाद में राजा देवत्व का अंश था, राजा देवत्व का अंश होता है, उसकी समानता कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। ये कथन किसने कहा था? मतलब किसने कथन कहा है कि राजा है वो देवता का अंश है, जिसे मनुष्य उससे कोई समानता नहीं कर सकता। तो ये बलबन का अपने पुत्र बुगरा खां के प्रति, बलबन का जो पुत्र था बुगरा खां के प्रति कहा था। उसके बाद में आगे का प्रश्न है, बलबन का शासक पद की शक्ति और प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने के लिए कौन से उपाय किए थे? बलबन शासक था, उसके द्वारा अपने पद और शक्ति की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए उसने कौन कौन से कार्य के उपाय किए थे? वो है, उसने फर्स्ट कार्य किया था, अपने को पौराणिक नायब अप्सरा सियाब का वंशज होने का दावा किया था। मतलब ये उसने बताया कि मैं अप्सरा सियाब का पुराना वंशज हूँ, ये उसने ये दावा किया था। उसके बाद दूसरा दावा ये करता है कि ईरानी दरबार में शिष्टाचार के तरीकों का अनुसरण अपने दरबार में किया जाएगा। जो अभिवादन के तरीके थे उन तरीकों में उसने फेरबदल किया था। ये प्रमुख उसने 2 कार्य किए थे। किसने किए थे? बलबन ने किया था। आगे प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न क्या है? सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किस पद्धति के आधार पर किया था? सुल्तान ने अपने जो दरबार था उसका जो गठन किया था वो फारसी पद्धति के आधार पर किया था। ये कई बार एग्जाम प्रश्न पूछा गया है। बलबन के द्वारा कौन सी प्रथाएं प्रचलन में लाई गई थी? आगे का प्रश्न ये है कि बलबन के द्वारा कौन सी जो प्रथाएं थी वो प्रचलन में लाई गई थी? तो बलबन ने सिजदा, जो दंडवत, उसके बाद पोबोश, सम्राट के पैर चूमना या छूना, उसके बाद में राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में प्रारंभ किए थे। ये मतलब तरीके थे अभिवादन के, दंडवत और पोबास, ये बलबन ने ये प्रथाएं जारी की थी। जब राजा सिंहासन पर आता था उस समय इस प्रकार की घटनाएं करने के संबंध में प्रथाएं चालू की थी। वो सुल्तान जो अधिराजत्व के में विश्वास रखता है, न कि प्रभुसत्ता में, कौन था ये? मतलब वो कौन सा शासक था? अपने साम्राज्य में बढ़ाने में विश्वास रखता था, न कि अपनी प्रभुसत्ता में। तो वो अलाउद्दीन खिलजी शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में कई बार आक्रमण किए, जैसे जालोर 1308 में किया था। उसके बाद अपने राजा पद्मिनी वाली की घटना पढ़ते हैं, चित्तौड़ की किले पर आक्रमण किया था 1301 1303 के समथिंग, 1303 के समथिंग किया था। उसके बाद में हमीर के साथ में होता है। तो ये बहुत ही पराक्रमी सुल्तान था। उसका एक लक्ष्य था कि मैं पूरे भारत में अपना राज्य स्थापित करूं। आगे का प्रश्न देखिए, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाता हूँ। ये किसने कहा था? मतलब ये किसने कहा था कि मुझे मालूम नहीं है क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाता हूँ। ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि मुझे कोई मालूम नहीं है कानून क्या है गैर कानून क्या है, मुझे राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाना है, और वो उसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। उसके बाद आगे का प्रश्न है, दीवान ए रियासत नामक पद का सर्जन किसने किया था? दीवान ए रियासत नाम का पद का जो सर्जन किया था वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित थे? अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी उसके संबंधित कौन कौन से अधिकारी थे? तो दीवान ए रियासत, वरीद ए मंडी, शहना ए मंडी, ये प्रमुख थे। वरीद ए मंडी, शहना ए मंडी और दीवान ए रियासत, ये प्रमुख 3 अधिकारी होते थे जो बाजार नियंत्रण के संबंधित होते थे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण उपाय के अंतर्गत अनाज मंडी का नियंत्रक किसे नियुक्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण संबंध में एक अनाज मंडी थी उसका जो नियंत्रक था उसे किसे नियुक्त किया था? उसका नाम था मलिक कबूल था। क्या नाम था उसका? मलिक कबूल को बाजार नियंत्रण में अनाज मंडी का उसको अध्यक्ष बनाया गया था, मतलब नियंत्रण बनाया गया। उसके बाद दीवान ए मुस्त खिराज विभाग की स्थापना
किस लिए की गई थी? तो इस विभाग की स्थापना की थी, उसका कार्य था बकाया लगान की वसूली करने के लिए। जो टैक्स होता था बकाया, उसकी रिकवरी के लिए, उसकी लगान की वसूली के लिए इस विभाग की स्थापना की थी। दीवाने मुस्तखिराज। किस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राज्य की राजस्व प्रणाली के सुधारने के लिए की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने किस विभाग के लिए, राज्य की जो राजस्व प्रणाली है उसको सुधारने के लिए इस विभाग की स्थापना की थी? वो कौन सा विभाग था? उसका विभाग का नाम था दीवाने मुस्तखिराज। इसको खराज भी कहते हैं, मुस्तखराज। उसके बाद दीवाने मुस्तखराज किसे विभाग से संबंधित था? दीवाने मुस्तखिराज विभाग था, ये भू राजस्व से संबंधित था, जो भूमि की जो लगान बकाया थे उनको वसूली करना। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत में सोना नामक अधिकारी का क्या कार्य था? पुलिस विभाग का पर्यवेक्षण करना। पुलिस विभाग था, उसका ऑब्जर्वेशन करने का कार्य था, वो सोना नामक अधिकारी होता था। किस सुल्तान ने अमीरों के मध्य समारोह का प्रतिबंध लगाया था? कौन से सुल्तान शासक था, उसने जो मध्य समारोह थे, अमीरों के जो मध्य समारोह थे उस पर प्रतिबंध लगाया था, मांस पर प्रतिबंध लगाया था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सही है? भू राजस्व की वृद्धि किया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या काम किया था? पहला था, उसने भू राजस्व की वृद्धि की, गुप्तचर प्रणाली का गठन किया और मध्य निषेध पर उसने कानून बनाया। ये प्रमुख कार्य किए थे उसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का सर्वोत्कर्ष हुआ था? तो वो हुआ था तुगलक राजवंश के अंतर्गत हुआ था। आगे का प्रश्न है, वली और अमीर के पदों को किसने प्रकट किया था? वली और अमीर थे, उनके पदों को डिवाइडेशन किया था, वो किसने किया था? वो मोहम्मद तुगलक ने किया था। किस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास मंत्रालय की स्थापना की थी? मतलब कौन से सुल्तान था, उसने कृषि विकास मंत्रालय की स्थापना की थी? वो था मोहम्मद तुगलक ने की थी। आगे का प्रश्न लास्ट बनता है, दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत वली कौन था? वली होता था एक प्रांतीय गवर्नर होता था, राज्य का गवर्नर होता था, उसको प्राचीन काल में वली के नाम से जाना जाता था। तो साथियों, ये आज सल्तनत कालीन की संस्कृति के प्रमुख इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, आपके सामने मैंने रखा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।